गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसी टॉपिक में जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हर एग्जाम में भले वो आईआईटी हो, नीट हो, जेट हो, आईसीआर हो, सब में 1 से 2 क्वेश्चन इसका हमेशा आता है। किसका आता है? जेट और आईसीआर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपन जो ये एलिमेंट्स बोलते हैं कि इस ब्लॉक से संबंधित है या उस ब्लॉक से एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कि एस बोल रहा हूँ, पी बोल रहा हूँ, डी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन वो किस ऑर्बिटल में जा रहे हैं। अगर एस में जा रहे हैं तो एस ब्लॉक से संबंधित है, पी में जा रहे हैं तो पी ब्लॉक से संबंधित है, और डी में जा रहे हैं तो डी ब्लॉक से संबंधित है। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के अंदर जाते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि भाई ये एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक के है, लेकिन वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से संबंधित है। किसे? कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से संबंधित है। एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन से ग्रुप से संबंधित है। अगर मैं बोलूं कि थर्ड, कौन सा? थर्ड टू लगा के ट्वेल्थ, कौन सा? ट्वेल्थ ग्रुप। यहां तक मेरे पास कौन से है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। कौन से एलिमेंट्स? और कौन से पीरियड्स, कौन से पीरियड इसमें आएंगे डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स? फोर्थ से लगा के फोर्थ टू सेवंथ, क्या? सेवंथ। इसका मतलब कि मेरे पास तीसरे ग्रुप से लगा के 12 ग्रुप और चौथे पीरियड से लगा के सेवंथ पीरियड तक कौन से एलिमेंट्स होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन हमेशा आता है। क्या होता है? उसके लिए समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वो होता है n-1 डी और 1 to 10 और 4s 1 to 2। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस n-1 का मतलब होता है दिस इज द इनर मोस्ट, क्या? इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल। अच्छा, मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया? उसके लिए आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए उसके लिए आपको? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे, जिसे मैं बता रहा हूँ फोर्थ से, क्या? फोर्थ टू सेवंथ पीरियड बोल रहा हूँ। इसका मतलब n को क्या रिप्रेजेंट करिए? पीरियड। क्या रिप्रेजेंट करा? पीरियड। कितने होगी पीरियड? 4, 5, 6 और 7। इसका मतलब चौथी पीरियड, पांचवी, छठी और सातवीं पीरियड से कौन से एलिमेंट संबंधित है? डी ब्लॉक के। लेकिन n-1 यूज कर रहा हूं। इसका मतलब जो एलिमेंट मेरे फोर्थ, क्या? जो एलिमेंट मेरे फोर्थ पीरियड के अंदर होंगे उन एलिमेंट को क्या बोलूंगा? 3D एलिमेंट। क्या बोलूंगा? 3D एलिमेंट। जो एलिमेंट मेरे फिफ्थ पीरियड के अंदर होंगे उनको मैं क्या बोलूंगा? 4D एलिमेंट। और जो एलिमेंट मेरे 6 पीरियड के अंदर होंगे उनको मैं बोलूंगा 5D एलिमेंट। और जो एलिमेंट मेरे 7 पीरियड के अंदर होंगे उनको मैं बोलूंगा 6D एलिमेंट्स। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास पीरियड का नंबर है उसमें से अगर एक माइनस करूंगा, क्या बोलिए? ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, n-1, एक माइनस करूंगा तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? उस डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो ये कंफ्यूजन होता है, कितनी बार कंफ्यूजन होता है कि यार 3D एलिमेंट बार बार तो बोल रहे हो, लेकिन वो कौन से पीरियड से संबंधित है? फोर्थ पीरियड से। क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक होता है वो इनर ऑर्बिटल के अंदर जाता है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से ऑर्बिटल, कौन से डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ? 3D की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ पीरियड की बात कर रहा हूं तो 4D की, 6 पीरियड की बात कर रहा हूं तो 5D की, और 7th पीरियड की बात कर रहा हूं तो 6D एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। अच्छा, मैंने 4 टाइप तो बता दिए। कितने टाइप बता दिए? 3D, 4D और 5D और 6D। इनको देख लेते कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर आते, कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर आते, वो भी देख लेते। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, क्या बात करूं मैं? अगर आपको मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं। कैसे? कि मैंने बता दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या बता दिया मैंने? डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कितनी, 4 टाइप की सीरीज होती है। कितनी होती है? 4 सीरीज। कौन कौन सी 4 सीरीज होगी मेरे पास? मेरे पास होगी सर, एक तो 3D होगी, एक 4D होगी, एक 5D होगी, एक क्या होगी मेरे पास? 6D होगी। चलो बढ़िया, ये बड़ी सिंपल चीज होगी। हर चीज को एक फिक्स पैटर्न में समझना ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या? 3D में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? स्कैंडियम। क्या? स्कैंडियम से 21 से लगा के मेरे पास क्या आएगा? जिंक तक आएगा। क्या आएगा? जिंक तक। जिंक का क्या होगा? एटॉमिक नंबर 30। क्या होगा? 30। 4D में कौन कौन से आएंगे? 4D में मेरे पास आएंगे वाई। इसमें क्या होगा नंबर? इसमें मेरे पास होगा 39 से लगाकर कहाँ तक आएगा मेरे पास? कैडमियम तक। कहाँ है? कैडमियम तक। कैडमियम का मेरे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? 48। क्या होता है? 48। फिर आता है मेरे पास लेंथेनम। लेंथेनम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 57। और इससे लगा के कहाँ पे आता है मेरे पास? लेंथेनम से लगा के मेरे पास आएगा मरकरी तक। और मरकरी का होता है 80। आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैंने यहाँ पे लिखा
21 से 30 10 का डिफरेंस, 39 से 48 10 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे क्या 10 का डिफरेंस है? नहीं, इस लेंथनम के बाद में एक सीरीज आती है, क्या होती है? लेंथेनॉइड। क्या होती है? लेंथेनॉइड। उनको अपन किसमें पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। वैसे ही क्या होता है लेंथेनम के नीचे? एक्टिनियम। क्या होता है? एक्टिनियम। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से शुरू होता है? 89 से कहाँ तक जाता है? यू बी तक। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 112। इनमें भी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इधर भी कौन सी सीरीज शुरू होती है? एक्टिनॉइड्स। क्या होता है? एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहाँ पे पढ़ेंगे अपन? एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने देख लिया फटाफट तरीके से किस किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इनके अंदर। जो जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है उन एलिमेंट्स को अपन अलग से भी देख लेंगे, लेकिन अपन को एक ओवरव्यू होना चाहिए कि अपन 3D पढ़ रहे हैं तो 3D में कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। मेनली एग्जाम में किसके बारे में पूछा जाता है? 3D के बारे में पूछा जाता है। तो 3D को अपन इसका क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। इसको अलग से पूरी तरीके से डिटेल में अपन देखेंगे। किसको देखेंगे? 3D सीरीज को देखेंगे। किसको देखेंगे? 3D सीरीज को। क्या नाम लिख दिया यहाँ पे मैं? 3D सीरीज। क्या लिख दूंगा? 3D सीरीज। 3D सीरीज में 2 से 3 चीजें देखूंगा मैं। क्या देखूंगा? 2 से 3 चीजों में सबसे पहले जैसे मैं नाम बताऊंगा स्कैंडियम। क्या? SC से स्टार्ट करूंगा। किसका से स्टार्ट करूंगा? SC21 से स्टार्ट करूंगा। फिर क्या होगा मेरे पास? टाइटेनियम। क्या होगा ये मेरे पास? 22। फिर क्या होगा मेरे पास? वेनेडियम 23। उसके बाद क्या होगा? क्रोमियम 24। उसके बाद क्या होगा? मैग्नीस। मैग्नीस क्या होता है? 25। मैग्नीस के बाद क्या आता है? आयरन। आयरन क्या होगा मेरे पास? 26। आयरन के बाद आएगा कोबाल्ट। क्या आएगा? 27। कोबाल्ट के बाद आएगा मेरे पास निकल। निकल कितना होगा? 28। निकल के बाद आएगा कॉपर। कॉपर होगा 29। कॉपर के बाद आएगा मेरे पास जिंक। क्या आएगा मेरे पास? जिंक। और जिंक मेरे पास होगा 30। क्या होगा? जिंक मेरे पास 30। ये चीज मुझे समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको एक चीज बता देता हूं। मैं आपको एक चीज क्या बता देता हूं? एक होता है स्मार्ट तरीका। क्या होता है? एक तो मैं और रटा रटा तरीका लिखूं। जैसे मैं मेरे को लिखना है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैं टाइटेनियम में बार बार एक चीज लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। ये तो मेरे पास हो गया रटा रटा तरीका। लेकिन क्या एग्जाम में मैं ऐसा वर्क करूंगा? नहीं, एग्जाम में मुझे स्मार्ट वर्क करना है। मुझे इसको गायब करना है। क्या करना है? गायब करना है। गायब कैसे करूंगा मैं? हमको पता है कि 18 नंबर पर क्या होता है? ये कितना हो रहा है? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 12, 12 और 6 18, 18। 18 नंबर पे मेरे पास क्या होता है? 18 नंबर पे मेरे पास होता है ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या है मेरे पास? नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस। तो मैं पूरा लंबी चौड़ी रामायण लिखूंगा? नहीं, मेरे स्मार्ट तरीके से एग्जामिनर भी यही पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? ऑर्गन 4s2 और क्या होगा? 3d2। आपको ये नहीं करना है इतना लंबा चौड़ा लिखना है। इस ऑर्गन का मतलब ही क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इस सब चीजों को गायब करके मैंने क्या लिख दिया? ऑर्गन 3s2 3d2। जब आप लास्ट में एग्जाम के टाइम में रिवाइज करेंगे तो ये शॉर्ट नोट्स ही आपके क्या करेंगे? काम आएंगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 25 से 30 पेज के आपके पास क्या होते हैं? मटेरियल होता है। लेकिन अगर आप उसको स्मार्ट तरीके से लिखोगे तो 2 से 3 पेज में पूरा चैप्टर क्या हो सकता है? आपके कंप्लीट हो सकता है। उसी स्मार्ट अप्रोच को क्या करना है? अपन को फॉलो करना है। स्कैंडियम में कैसे स्टार्ट होगा? कैसे स्टार्ट होगा? ऑर्गन लिखेंगे। ऑर्गन के बाद में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 4s2। उसके बाद क्या लिखूंगा? 3d1। मैंने क्या बताया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का जाएगा डी में। वही प्रूफ कर रहे हैं अपन, डी में जा रहे हैं 3d1। उसके बाद टाइटेनियम में क्या होगा? ऑर्गन 4s2 3d क्या होगा? 2। अब वेनेडियम में क्या होगा? ऑर्गन 4s2 क्या होगा? 3d3। क्या मैं क्रोमियम का 4s ऑर्गन 4s2 3d4 लिखूंगा? नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? 4s1 3d5। 3d5 मैंने क्यों लिखा? 3d5 इसलिए लिखा क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। तो अपना क्या भाई जो एटम होते हैं, जब अपन ने केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब तो अपन को ये सब चीजें पता नहीं थी। एटम क्या करता है? कोशिश करता है मैं नियरेस्ट ऐसी चीज को अचीव करूं जिससे मुझे क्या पर स्टेबिलिटी पर प्राप्त हो। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी कम होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर मैग्नीस में मैं क्या करूंगा? भैया आप मेरे पास 4s तो खाली है, 4s को एक बार भर दूं, 4s2 3d5 कर दूंगा इसका। आयरन का क्या करूंगा? ऑर्गन 4s2 3d6। फिर सिंपल तरीके से जाएगा 4s आर्गन 4s2 3d। कोबाल्ट का क्या होगा? 7। फिर या तो कॉपी करना है, ऑर्गन लिखना है, 4s2 लिखना है, फिर क्या लिखना है? 3d8 लिखना है। फिर इसमें कॉपर में वापस ध्यान रखना है, मैं स्टार लगा देता हूँ। क्रोमियम में ध्यान रखना है और कॉपर में ध्यान रखना है। ट्रिक क्या याद रखनी है? जो CC वाले हैं वो क्या करते हैं? दिक्कत करते। कौन करते हैं? CC वाले क्या करते हैं? अपन को दिक्कत करते हैं। एक C से क्रोमियम, दूसरे C से कॉपर, एक C से क्रोमियम, दूसरे C से क्या याद रखना है? कॉपर। जो कॉपर होगा उसका भी क्या लिखेंगे? 4s1 कर देंगे और 3d क्या कर देंगे? 10। मैंने क्या बताया था? हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, अपन को स्टेबिलिटी क्या करता है? अचीव करता है। जिंक में क्या करेंगे? ऑर्गन 4s2 और 3d क्या होगा?
ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। थोड़ा छोटा कर देते ताकि नीचे की चीज आपको दिख जाए। ठीक है, देखिए आपने 3D सीरीज है, ये अपन को देखने की जरूरत नहीं है। 3D सीरीज में और क्या देखना है, एक अपन लास्ट में 4s2 तक पता है, ऑर्गन तक पता है, एक डी का अपन इलेक्ट्रॉन भर देते हैं डी में, ताकि अपन को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता पड़े। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर अपन को आइडिया हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि अपन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। 1 2 3 4 5 5 5 ऑर्बिटल सब में बना दो। ठीक है, तो वेनेडियम में तो मेरे पास, स्कैंडियम में मेरे पास 1 है। वेनेडियम में कितने हैं मेरे पास, टाइटेनियम में है मेरे पास 2 डी में। फिर क्या होगा 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं मेरे पास 3, वापस 5 ऑर्बिटल बना दीजिए। 5 ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसमें कितना आएगा 4s 1, 4s में कितना है 1 और 3d में कितना है 5, तो मैं 3d में कितना भर दूंगा 5, 4 नहीं भरूंगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर वापस 3d5, मैग्नीज में भी सेम ऐसे ही पढ़ दूंगा। ठीक है, 3d6, 5 तो मेरे पास होंगे, 1 2 3 4 5, और छठे मेरे पास क्या कर दी पेयरिंग। ये कौन सा रूल होता है, हर्ट्ज रूल, ये भी एटॉमिक में अपन ने पढ़ लिया। सबसे सेम स्पिन के पहले सारे ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं, उसके बाद क्या स्टार्ट करूंगा मैं, पेयरिंग करूंगा। अपन हर इलेक्ट्रॉन को बढ़ने के लिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, फिर वापस इन दोनों में भर दूंगा, फिर वापस ये 3 इस तरीके से होंगे। अगर आपको आता है तो फिर आप डायरेक्ट स्पीड से अपन कर सकते हैं। वापस इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कोबाल्ट तक हो गया। फिर क्या होगा 7 8 हो जाएगा, 8 हो गया। फिर अब कॉपर में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, और जिंक में भी कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ये अपन कॉन्फ़िगरेशन पहले भी भरना सीख चुके हैं, इस तरीके से भर देंगे। अच्छा, इससे अपन को क्या पता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, क्या पता पड़ेगा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी पता पड़ेगी अपन को, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अपन किसके बारे में देखेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस तरीके से। मैं चाहता था आपको सब अलग अलग बता सकता था, लेकिन अलग अलग में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अपन को शॉर्ट में देखना है, ताकि एग्जाम में अपन को क्या करे, ज़्यादा लंबा चौड़ा चार्ट नहीं बनाना पड़े। इसके इंडियम में देख लिए कि 3D में तो 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये मेरे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना चार्ज आएगा +1, तो उससे तो होगा नहीं। और s जो स्कैंडियम है वो +2 में स्टेबल रहता नहीं है, इसके ऊपर केवल कौन सा चार्ज आएगा हमेशा, +3 चार्ज में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। टाइटेनियम किस में रहेगा, +2 भी शो कर सकता है और +3 भी शो करेगा, टाइटेनियम इस तरीके से शो करेगा। फिर वेनेडियम क्या शो करेगा मेरे पास, वेनेडियम शो करेगा +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा और +4 भी शो करेगा। कैसे शो करेगा, 3 तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल सकता है और एक 4s में से भी निकाल सकता है। उसी तरीके से क्रोमियम क्या शो करेगा, +1 +2 +3 +4 +5, क्या 6 शो करेगा, 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 भी शो कर सकता है। तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, क्रोमियम, और 6 की 6 कौन शो करता है, मैग्नीज। कौन शो करता है, मैग्नीज। तो पूछा जाता है मैग्नीज कौन कौन से करेगा, +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक का जाएगा, मैग्नीज जाएगा। क्या मैग्नीज का सबसे ज्यादा होता है, नहीं, ये भी मैं देखूंगा क्या नहीं होता मैग्नीज का। सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑस्मियम का। किसका होता है, ऑस्मियम का। कितना होता है, +8। ये क्वेश्चन आपके रीट में भी आया हुआ है। रीट में क्या क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन ए था मैग्नीज, ऑप्शन बी था क्रोमियम, ऑप्शन सी था ऑस्मियम, और ऑप्शन डी क्या कुछ भी एलिमेंट ले लो, टाइटेनियम ले लो। तो आंसर क्या था अपने पास, बहुत सारे ने मैग्नीज किया, क्योंकि सबको क्या लगता है मैग्नीज में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन नहीं, मैग्नीज से नीचे क्या होता है, ऑस्मियम। कौन से ग्रुप में, आयरन वाले के नीचे क्या होता है, आयरन से नीचे उसके नीचे क्या होता है, ऑस्मियम। और ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबसे ज्यादा। कितनी होती है ऑस्मियम की, ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस स्टेट और +8। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आयरन की बात कर लेंगे। आयरन में भी सेम +2 +3 +4 +5 और +6 तक चला जाएगा, 7 नहीं होगा। फिर इसमें वापस कम करते जाओ, +3 +4 +5 तक जाओ। फिर वापस इसमें आ जाओ, +2 +3 और +4 तक जाओ। फिर कॉपर में मेरे पास कितना होगा, कॉपर में मेरे पास होगा सिर्फ +1 और +2, और जिंक में मेरे पास भी कितना होगा, +1 और +2 हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अपन जिंक में क्या करते हैं, Zn+2 लेते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल +2। तो इससे दो चीजें पता पड़ी मेरे पास। दो चीजें क्या पता पड़ी मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट 2 चीजें पता पड़ी। क्या 2 चीजें पता पड़ी मेरे पास, मुझे 2 चीजें पता पड़ी कि कौन कौन से डी ऑर्बिटल केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं।
कौन कौन से? एक तो होता है स्कैंडियम और एक जिंक। मेरे पास कौन सा? स्कैंडियम और जिंक। और ये सब तो मेरे पास कैसे है? इनकी तो 7 है और इसकी भी कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट है? 6 है। और इसमें ऑस्मियम में कितनी है? +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो वेरिएबल हो गया। अच्छा, कितनी बार एग्जामिनर, वैसे खैर कंपटीशन में से ऐसा आता नहीं है, थ्योरेटिकल में आ जाता है, ठीक है। नेट वगैरह के एग्जाम में जब आप देते हो तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। कैसे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं? ऑप्शन इस तरीके से दे रखे होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। एस के भी कर सकते हैं, पी के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? ये चार्ट आपने देख लिया, समझ गए। अब नए पेज से स्टार्ट करते हैं ताकि मिक्सिंग नहीं हो। कि अपन ने इसका देखा था, क्या देखा था अपन ने देखा था इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d 1 to 10। क्या होता है 3d 1 to 10? और सिंपल तरीके से देखे तो अपन क्या देखा था? अपन ने n-1d 1 to 10 और 4s 1 to 2। जब मैं n+l रूल लगाता हूं, क्या लगाता हूं? n+l। तो 3d के लिए मेरे पास n+l क्या होता है? 3d के लिए मेरे पास n+l होता है, कितना होता है? 3। और d के लिए क्या होता है? d की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2। और तो n+l की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5। और 4s में मेरे पास कितना होता है? 4 + 0 कितना होता है? 4। इसलिए मैं पहले किस में पढ़ता हूँ? 4 में, उसके बाद किस में पढ़ता हूँ? 3d में। तो इसका मतलब इनके एनर्जी में क्या? एनर्जी में 4 5, मतलब 4s के बाद क्या सीधा 3d में पढ़ता हूँ। इसका मतलब इनमें क्या होता है? इन ऑर्बिटल में ns और nd ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है? एनर्जी गैप। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? वर्ड ध्यान से सुनना। एनर्जी गैप कम होता है। तो ns के साथ साथ, क्या बात कर रहा हूं? ns के साथ साथ जो nd ऑर्बिटल भी होते हैं वो भी किस में पार्टिसिपेट करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट में। और डी ब्लॉक बहुत सारे जो इसमें ऑर्बिटल खाली रहते हैं, तो इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। रीजन क्या होता है? जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें तो केवल एस जो होता है, जो अपने पास क्या होता है ऑर्बिटल, वही केवल पार्टिसिपेट करता है, पी में पी। लेकिन जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें एन एस और एन डी, n-1d, क्या एन डी नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? n-1d, ये ऑर्बिटल भी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। हम हमेशा पढ़ते हुए आए कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों वर्ड होता है, तो अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि ns और n-1d ऑर्बिटल की एनर्जी का गैप कम होता है। जब एनर्जी का गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब ये तो अपन ने क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट भर दिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली। अब कलर भी तो शो करते हैं। अब किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर की। क्या बात करेंगे? कलर की बात कर लेते थोड़ी। कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, किसने? कलर की बात करते हैं, ठीक है। कलर में बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? Sc स्कैंडियम +3 की बात कर लेते, फिर टाइटेनियम +2 की बात करेंगे। टाइटेनियम के बाद क्या है? वेनेडियम +2 की बात भी करेंगे, वेनेडियम +3 की बात करेंगे, वेनेडियम +4 की बात भी करेंगे। वेनेडियम के बाद में किसकी बात कर लेंगे? कौन आता है वेनेडियम के बाद में? क्रोमियम। क्रोमियम के बाद में भी +2 की बात कर लेंगे। फिर क्या आएगा? मैग्नीस। अपन नॉर्मली +2 में ये कलर अच्छे से शो करते हैं। फिर मैग्नीस के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास? आयरन आ जाएगा। आयरन में भी +2 आ जाएगा। आयरन में भी क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि बाकी सब चीजें भी आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आयरन के बाद क्या आता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट भी +2 में कर लेंगे। कोबाल्ट के बाद आता है कॉपर प्लस और कॉपर +2। और क्या होता है? जिंक। क्या होता है? जिंक। नीचे इसलिए लिखा क्योंकि इनकी अपन को कलर की रिक्वायरमेंट नहीं, इसका याद रखना है। इसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कुछ बचेंगे क्या? क्या बताया मैंने? 4s2 3d1। जब मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या होंगे? कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या डाल दूंगा यहाँ पे मैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलर किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं हर क्लास में आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि क्या होता है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाली स्टेट में जाएगा और वापस नीचे आएगा, तो कलर को क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो क्या है? कलर शो करेगा? नहीं कलर शो करेगा। तो क्या करेगा? नो कलर। क्या बोलेगा? नो कलर बोलेंगे हम। टाइटेनियम में क्या इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। टाइटेनियम +2 में 4s2 निकाल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास खाली पड़े, तो ये क्या कलर शो करेगा? बिल्कुल कलर शो करेगा। ये मेरे पास कलर शो करेगा क्योंकि 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम शो करेगा क्या? वेनेडियम +3 शो करेगा क्या? वेनेडियम +4 शो करेगा क्या? वेनेडियम क्या होता है? 4s2 3d। क्या लिखा मैंने? 3 लिखा। अगर मैं +2 दिखाता हूं तो मैंने 4s से 2 निकाल दिया, इसका मतलब मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। वेनेडियम +3 निकाल दिया, इसका मतलब मैंने 1 डी से और इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी मेरे पास 2 बचे। कितने बचे मेरे पास? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। और मैंने 3 निकाल दिया, 2 इधर से निकाले और 2 इसमें से निकाल दिए तो भी मेरे पास 1 डी बचा। 1 डी बचा मेरे पास, 1 डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से मैंने बता दिया। क्रोमियम में मेरे पास कितने बचे? +2 निकालने के बाद में 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। मैग्नीस में भी कितने बचे? 5। आयरन में +2 और आयरन +3। +2 का मतलब मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? 4, क्योंकि एक तो पेयरिंग में है।
और Fe+3 करते ही मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, कोबाल्ट+2 में कितने हो जाएंगे 2, तो पेयरिंग में चले गए तो कितने खाली बचे 3। और कोबाल्ट के बाद अपन ने गलत कर दिया, कोबाल्ट के बाद क्या लिखेंगे अपन निकल, क्या लिखेंगे अपन कोबाल्ट के बाद निकल, निकल भी में क्या लिखेंगे +2, निकल में भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे खाली बच जाएंगे। और फिर किसकी बात आएगी अपने पास कॉपर की, कॉपर को अपन बाद में ऊपर अलग से लिख लेंगे और जिंक को अगले पेज में लिख लेंगे। क्या निकल +2 तक देखो। अच्छा याद कैसे रखना है, टाइटेनियम का कैसे याद रखोगे, ये तो 9 कलर शो करता है। फिर अपन ट्रिक्स भी देखेंगे, क्या करेंगे एक ट्रिक्स देख लेते हैं। ये तो कोई कलर शो करता है 9 कलर, क्या 9 कलर। ट्रिक क्या देखेंगे, ट्रिक बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि ट्रिक लिखो पहले, क्या ट्रिक लिखी मैंने कहा मन को, क्या बोला मैंने, मन को गुलाबी रंग, क्या मन को गुलाबी रंग भा गया। अरे भाग गया ना मन को गुलाबी रंग, तो गुलाबी मन मतलब Mn और को मतलब कोबाल्ट, हो गया ट्रिक। मन को मतलब मन मतलब Mn, को मतलब कोबाल्ट और गुलाबी रंग भाग गया। इसका मतलब मेरे पास मैग्नीज और कोबाल्ट में कौन सा रंग देते हैं, पिंक कलर देंगे। तो मैं धीरे से यहाँ पे लिख लेता हूँ पिंक। अभी आपको ये सब चीजें सिंपल लग रही है, लेकिन जब आप पूरा टॉपिक पढ़ के जाओगे तब आपको हवा भी नहीं लगेगी वहाँ पे पिंक है कि येलो है कि ग्रीन है कि सब ऊपर नीचे मिक्स हो जाएंगे। तो आपके पास मेमोरी ट्रिक्स होनी चाहिए, आपके पास कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। मन को गुलाबी रंग भाग गया। दूसरा कैसे, क्या लिख दिया, वाह बहन, क्या लिख दिया मैंने, वाह बहन। वाह मतलब वी से मेरे पास कौन सा नाम शुरू होता है, वेनेडियम, तो व से वाह, तो वेनेडियम के बारे में बात कर रहा हूं। वेनेडियम के भी 3 स्टेट है, +2, +3 और +4। बहन में क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, बहन मतलब ह मतलब हरा, ब मतलब बैंगनी और न मतलब नीला। पहले पहले वर्ड आ गए। बहन में ब मतलब बैंगनी, ह मतलब हरा, न मतलब नीला। बैंगनी को मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, वायलेट कलर। इसका मतलब मेरे पास +2 कौन सा देगा, वायलेट। और +3 क्या देगा मेरे पास, बैंगनी के बाद हरा, हरे को मैं क्या बोलता हूँ, ग्रीन। अब मेरे को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेनेडियम +4, वाह बहन, व में बहन, नीला, नीला में क्या देगा, ब्लू। क्या कलर आ गया मेरे पास, ब्लू। अब मुझे इन दोनों को याद नहीं करना। वेनेडियम प्लस से पहले क्या है, टाइटेनियम, तो ये भी कैसा दे देगा, वॉयलेट। जस्ट इसके ऊपर वॉयलेट, दोनों बाय बाय। और नीचे एक क्रोमियम +2 भी क्या दे देगा, वॉयलेट, वॉयलेट और 3 बार वॉयलेट आएगा। इधर भी मैं क्या लिख दिया, वॉयलेट। अब ये क्या हो गया, Fe+2 और Fe+3, ठीक है। फिलहाल क्या होगा, लाल पीला, क्या लिखूंगा, फिलहाल लाल पीले नोट, क्या, फिलहाल लाल पीले नोट। तो Fe+2 मेरे पास कौन सा कलर दे देगा, रेड। और ये कौन सा कलर दे देगा, येलो, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कलर दे दिए। और निकल भी कौन सा कलर दे देगा मुझे, निकल ग्रीन दे देगा। कौन सा दे देगा मुझे, ग्रीन। इसका आपको याद रखना पड़ेगा। निकल कैसे, नी करते हुए ग्रीन कलर पसंद आ गया, क्या, नी करते हुए ग्रीन कलर पसंद आ गया। तो इस तरीके से आपको कलर भी याद रहने चाहिए। क्या बोला मैंने, लाल पीला, क्या बोला मैंने, लाल पीला। इस तरीके से रेड क्या देता है, Fe+2, Fe+3 क्या देगा, येलो देगा। ये देख लिया अपन ने। अब क्या बचा, दो अपने पास बचे। एक तो बचा अपने पास कॉपर और प्लस, और एक था कॉपर +2। कॉपर प्लस और कॉपर +2। कॉपर प्लस एक डी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 3d10 बचा, तो ये तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें बचेंगे तो ये क्या करेगा, 9 कलर। ये कलर देगा ब्लू। कॉपर के लिए तो कौन सा कलर याद रखना है, ब्लू। सबको पता होता ही है कॉपर के लिए ब्लू। और जिंक में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं अनपेड, तो ये भी कैसा कलर देगा, 9 कलर देगा। तो अपने लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ट्रिक्स आपको दोनों तीनों बता दी। याद कैसे रखना है वो आपको बता दिया। कोई कलर शो करेगा, कौन कलर शो नहीं करेगा, वो पता होना चाहिए। 2 ट्रिक्स है, आप याद रख लेना। कलर भी देख लिया अपन ने। कलर के बाद में और अपने पास में क्या चीज़ बच जाती है, फिर अपन देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटेलिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी। इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब हार्डनेस, क्या, हार्डनेस की बात कर रहा हूं, हार्डनेस ऑफ मेटल, हार्डनेस ऑफ मेटल। अच्छा भैया, इनकी हार्डनेस ऑफ मेटल क्यों होगा, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है, साइज बहुत छोटी होती है। तो कैसे, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। कितनी चीजों पे, 2 चीजों पे। कौन कौन सी होती है वो 2 चीजें, वो 2 चीजें होती है। एक तो मेरे पास डिपेंड करती है वो कि मेरे पास साइज क्या है, क्या, मेरे पास साइज ऑफ मेटल आयन। क्या बोला मैंने, साइज ऑफ मेटल आयन, साइज ऑफ मेटल आयन। दूसरी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो दोनों ही चीज़ों में तो डी ब्लॉक वाले उस्ताद हैं। कैसे? एस ब्लॉक देखोगे तो एस ब्लॉक से डी की तरफ देखोगे, जब पीरियोडिक टेबल में आप कहाँ से आते हो, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। जब आप एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो जो नॉर्मली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं मेरे पास, उन डी ब्लॉक एलिमेंट की साइज क्या होती है? उनकी साइज होती है छोटी। जब उनकी साइज छोटी होगी तो उनकी क्या होगी? उनकी जो हार्डनेस होगी क्या होगी? हार्डनेस क्या होगी मेरे पास? बढ़ेगी। मुझे कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे डैश 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 करके हर चीज को समझ लूंगा। फिर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो क्या मेरे पास एस ब्लॉक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी में है, पी में है? नहीं, केवल डी ब्लॉक में है। इसका मतलब इसकी हार्डनेस डी ब्लॉक की वजह से क्या होगी? इसकी हार्डनेस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन अब क्या होता है? मैंने क्या कहा? अब क्या होता है? मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और फिर क्या बताऊं? आयरन और कोबाल्ट, उसके बाद निकल, उसके बाद कॉपर और उसके बाद जिंक। तो क्या मेरे पास पूरी सीरीज में हार्डनेस बढ़ती है? नहीं। क्यों? यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हो गए? राइट, 5। फिर मैग्नीज में भी कितने हैं? 5। लेकिन आयरन में जाती है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर कितने बचे? 4, फिर 3, फिर 2, फिर है ही नहीं, फिर है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और मैंने क्या बताया? अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो हार्डनेस होगी। इसका मतलब मेरे पास क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इसका मतलब मैं डायरेक्ट आपको चाहता बोल सकता, लेकिन मैं आपको समझा के इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ तक तो मेरे पास, कहाँ तक? क्रोमियम तक तो मेरे पास क्या होती है? हार्डनेस बढ़ती है, डी ब्लॉक एलिमेंट की हार्डनेस इंक्रीज होती है। लेकिन इस मैग्नीज से लगा के जिंक तक मेरे पास हार्डनेस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है? नंबर ऑफ जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं? वो भी डिक्रीज होते हैं। तो मेरे पास हार्डनेस भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और क्या बताना चाह रहा हूं मैं? और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हार्डनेस तो डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब मैंने क्या देखा? इसका मतलब मैंने देखा कि क्रोमियम और उससे नीचे वाला जो ग्रुप हो गया क्या, जिसे आप इसको याद कैसे करोगे? ये क्या है? मॉलिब्डेनम और नीचे क्या है? डब। अब इसको याद कैसे करोगे? कैसे याद करोगे? CrMOW, ये तो याद रहेगा नहीं, एग्जाम में भूल सकते। क्या याद रखोगे? CR मतलब कार, इसका मतलब MO मतलब मोबाइल और W मतलब वॉलेट। क्या? वॉलेट। क्या ट्रिक्स हो गई? कार, मोबाइल और वॉलेट। क्या हो गया? कार, मोबाइल और वॉलेट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होंगे? जिसके पास कार है, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास वॉलेट है। जेब में नोट तो नहीं चाहिए, तो कार, मोबाइल, वॉलेट, वो ये जो ग्रुप होगा ये सबसे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, उनकी हार्डनेस क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो ये चीज भी अपन ने देख ली डिटेल में, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर देख लिया अपन ने। मेटालिक कैरेक्टर के बाद में इनके पास और क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटालिक कैरेक्टर के बाद में इनके पास प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होती है? क्या डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? फॉर्मेशन ऑफ किसका? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। किसका फॉर्मेशन करना है मुझे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। नाम से पता पड़ा, इंटरस्टिशियल मतलब बीच में घुसना। क्या करना? बीच में घुसना। कैसे? अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं तो किस तरीके से समझाऊंगा? जैसे मेरे पास ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है और इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है मेरे पास। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या होता है कि इस तरीके से जुड़े हुए, क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट से भी छोटे छोटे हल्के, क्या होता है, मैं क्या का नाम दे रहा हूं? हल्के तत्व, या कह सकता हूं एलिमेंट्स। कौन कौन से नाम ले सकता हूं उसमें? कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, बोरोन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। ये मेरे पास क्या? हल्के एलिमेंट्स। जब ये हल्के एलिमेंट्स इनके बीच में आ जाते, कहा जाते हैं हल्के एलिमेंट, जैसे मैंने इधर भर दिया बोरोन को। किसको भर दिया मैंने? बोरोन को। एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? ये न तो ये एस ब्लॉक के अंदर काउंट होंगे, न तो डी ब्लॉक के अंदर काउंट होंगे। क्यों? अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या एग्जांपल लेता हूं? एग्जांपल लेता हूं TIC। क्या लिया? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का TIC। टाइटेनियम तो मेरे पास डी ब्लॉक का है, ये मेरे पास कितना? पी ब्लॉक का है। ना तो ये एस ब्लॉक है, ना तो पी ब्लॉक है, ना तो क्या है? डी ब्लॉक है। ये किसी से संबंधित होंगे क्या? नहीं। क्या ये स्ट्रॉन्ग होंगे? वेरी 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 स्ट्रॉन्ग।
क्यों? पहले से हमको पता है डी ब्लॉक बहुत छोटे हैं, डी ब्लॉक बहुत छोटे, जो जब कोई एलिमेंट बहुत छोटे होता है तो उनके बीच का गैप पहले से ही कम है, पहले से ये स्ट्रॉन्ग है। और इस स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, और जैसे कोई एलिमेंट मेरे पास बहुत बड़े है और मैं अगर इसके इस तरीके से बनाता जाऊं और नीचे बनाऊं तो मेरे पास क्या बहुत सारी स्पेस इधर बीच में बच जाएंगे, और जितना छोटा होगा उसमें पैकिंग अच्छी होगी। तो पैकिंग अच्छी होने के बावजूद भी अगर खाली स्थान बच रहा है, उस खाली स्थान में हल्के तत्व जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये बीच में फिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब तो मेरे पास बिल्कुल स्पेस बचा ही नहीं, बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा, तो इसका मतलब इनकी हार्डनेस क्या होगी? वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। और जब इनकी हार्डनेस स्ट्रॉन्ग होगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ना तो ये एस ब्लॉक है, ना पी ब्लॉक है, ना डी ब्लॉक है, ये स्ट्रॉन्ग है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसका निर्माण करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत सारे बुक्स में बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना है, केवल शॉर्ट में चीजों को देखना है, ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए तो हमसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या? मेल्टिंग पॉइंट देख लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सारी चीजें देख ली अपन ने। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, डी ब्लॉक को भर लिया, कलर देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, मेटेलिक कैरेक्टर देख लिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी देख लिया, मेटेलिक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अपन देखना है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है? आपको याद रखना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू small size of metal and directly proportional to number of unpaired इलेक्ट्रॉन। कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उन तत्वों का, उन एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिनकी साइज क्या है? स्मॉल है, और जिनका मेल्टिंग के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब जो मैंने एज इट इज मेटेलिक कैरेक्टर में था वही कैरेक्टर क्या कर सकता हूँ? उसको कॉपी कर सकता हूँ। यानी क्रोमियम तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर क्रोमियम के बाद में क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि कार मोबाइल वॉलेट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। किसका? कार, मोबाइल और वॉलेट। तो इसका मतलब क्वेश्चन आता है, ये भी रीड 2000 शायद 18 वाले में आया था, जब हुआ था वो, उसमें आया था कि इस सब में से सबसे ज्यादा टफ, मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी किसका है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी कौन सा? कौन है? W। क्या है? W। W से क्या रखना? वॉलेट। क्या है? वॉलेट। तो कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो सेम कैरेक्टर होगा। इसको भी आपने फॉर्मूला और ट्रिक से देख लिया। फिर अपन आगे चलते हैं। फिर अपने पास आगे अब क्या बचता है? सारी चीज अपन ने कंप्लीट कर ली। एक बहुत डिटेल में, ये आप जब नेट लेवल पे पढ़ते हो तब ये चीज आती है, फिर भी आप देख लो इसको। क्या देख लो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या देख लो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं? दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। एक तो होता है मेरे पास नेगेटिव और एक मेरे पास होता है पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हमेशा कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हम कंफ्यूज होते हैं कि जो रिडक्शन करता है वो रिड्यूसिंग, वो क्या, जो रिडक्शन प्रोसेस में जाता है वो ऑक्सीडेशन एजेंट होता है, और जो क्या करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एग्जाम में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में ऑप्शन देखो, जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है इसका मतलब वो उतना ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जो पॉजिटिव है इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ऑक्सीडाइजिंग क्या है? एजेंट है। अच्छा, ये दो चीजें समझ ली। इसके बाद देखना कि कोई मेटल किस तरीके से काम करता है। क्या? कोई मेटल किस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेटल लिया मैंने M। क्या लिया मैंने? M। इस M मेटल पे मैंने क्या किया? इस M मेटल मेरे पास सॉलिड स्टेट में था, तो मैंने सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, किसके प्रोसेस के थ्रू? सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, क्रिया के थ्रू इसको मैंने मेटल को किस में बदला? गैस में बदला। किस में बदला? गैस में। फिर मैंने एक और एनर्जी लगाई। कौन सी एनर्जी लगाई मेरे पास? मैंने एक और लगाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या लगाई मैंने पास? आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से मुझे अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें जितनी एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो Mg जो गैस में है उसको मैं क्या करूंगा? M प्लस N, कोई भी प्लस 2 प्लस 3 चेंज कर दिया, ये भी गैस फॉर्म में। फिर वापस मैंने इस M, क्या बोल रहा हूं मैं, वापस मैंने इस M प्लस N गैस फॉर्म को एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो मेरे पास M की पावर प्लस N और ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? एक्वस। ये कौन सी एनर्जी रिलीज हुई मेरे पास? हाइड्रेशन। कौन सी?
हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ये जो दो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी, ये दोनों तो कौन सी होती है? पॉजिटिव पॉजिटिव। और मेरे पास जो ये है सब हाइड्रेशन एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है नेगेटिव। कौन सी एनर्जी होती है? नेगेटिव एनर्जी। तो जब मैं इन तीनों एनर्जी को जोड़ता हूं और अगर मेरे पास वैल्यू किस में आती है? पॉजिटिव में आती है, तो मेरे पास कौन सा होगा मेरा एलिमेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इन तीनों को जोड़ने के बाद अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और इन तीनों का सम कम है, तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी नेगेटिव में आएगी, नेट एनर्जी। और जब मेरे पास नेट एनर्जी नेगेटिव में आएगी, तो मेरे पास जो मेरा एलिमेंट है डी ब्लॉक का, वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये समझ गए आप? इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आप। अगला पॉइंट, अगर कोई मुझसे एग्जाम में पूछे, क्या पूछे एग्जाम में कि बताओ कि जो कॉपर, क्या जो इलेक्ट्रोड है किसका? कॉपर +2 और कॉपर का, ये कैसा है? प्लस है या माइनस है? तो मैं कैसे करूंगा? कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या? 4s1 और 3d10 किस में बदला? कॉपर +2 में। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला और कॉपर +2 में बदला, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा ताकि मुझे क्या हो जाए? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्या होगी? वो ज़्यादा नहीं होगी, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन मैं कॉपर प्लस से, इस 3d10 से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो मुझे इस स्थायी एक स्टेबल ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत भारी काम है, बहुत ज़्यादा मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो जो मेरे पास सब्लिमेशन एनर्जी प्लस जो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उसका जो सम होगा वो किससे ज्यादा होगा? हाइड्रेशन एनर्जी के। किसके केस में? किसके केस में? किसके केस में? मेरे पास कॉपर के केस में हाइड्रेशन एनर्जी। किसके केस में? कॉपर के केस में। ऐसी कंडीशन में जब मेरे पास कॉपर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करेगा? ऑक्सीडाइजिंग, इसकी किसकी तरह कार्य करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट